नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। तो सामग्री पे, मटेरियल पे नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि जो सामग्री है, जो कच्ची सामग्री है, किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत का 40 से 70% भाग होती है। तो जो सामग्री है, उत्पादन लागत का 40 से 70% भाग होती है। तो जहां सामग्री उत्पादन लागत का मुख्य भाग है, जहां पर 40 से 70% भाग सामग्री का होता है किसी उत्पादन की लागत में, वहां पर सामग्री पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सामग्री पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो जो उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सामग्री जो है उत्पादन लागत का 40 से 70% भाग है। और दूसरा जो सामग्री है वो लागत का प्रथम तत्व है। जब हमने लागत के तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात की थी, तब हमने बात की थी कि लागत के तत्व है सामग्री, श्रम और व्यय, खर्चे। तो सामग्री जो है लागत का प्रथम तत्व है। सामग्री जो है वो लागत का एक निष्क्रिय घटक है, एक पैसिव फैक्टर है। तो ये निष्क्रिय घटक है। श्रम जो है सक्रिय घटक है, सक्रिय तत्व है। तो सामग्री एक निष्क्रिय घटक है, इसलिए सामग्री पर नियंत्रण करना आसान है। तो सामग्री पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए? तो सामग्री पर नियंत्रण करने के लिए सामग्री को प्राप्त करने, यानी परचेज करने या रिसीव करने, सामग्री का संग्रहण करने, स्टोरेज करने पर, और सामग्री के उपयोग में, कंजम्पशन पर। तो सामग्री की प्राप्ति, सामग्री को प्राप्त करने, सामग्री के संग्रहण करने और सामग्री के उपयोग करने पर जो नियंत्रण किया जाता है वही सामग्री नियंत्रण में आता है। तो सामग्री नियंत्रण में हम यही पढ़ते हैं कि सामग्री की प्राप्ति के संबंध में, सामग्री के संग्रहण के संबंध में और सामग्री के उपयोग के संबंध में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। और सामग्री पर इन तीनों जो इसके क्रियाएं हैं उस पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो जो है उत्पादन लागत में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी को रोका जा सकता है। प्राप्त करने के संबंध में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा? आवश्यक सामग्री का क्रय। सामग्री को प्राप्त करने के संबंध में जो नियंत्रण है उसमें सबसे पहला है कि सामग्री, जो आवश्यक सामग्री है उसी का क्रय किया जाए, अनावश्यक सामग्री का क्रय नहीं किया जाए। सामग्री की आवश्यक मात्रा का ही क्रय किया जाए। दूसरा है उचित मूल्य पर क्रय। सामग्री का क्रय जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मूल्य पर किया जाना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जो आपूर्तिकर्ताएं हैं, कई आपूर्तिकर्ताओं से जो माल के संबंध में, कच्ची सामग्री के संबंध में कोटेशन मंगवाना चाहिए, उनसे मूल्य मंगवा लेना चाहिए और फिर उन मूल्यों की तुलना करके जो सबसे न्यूनतम मूल्य हो उसी न्यूनतम मूल्य पर सामग्री की खरीदी की जानी चाहिए। अच्छी किस्म का क्रय। लेकिन ऐसा नहीं हो कि न्यूनतम मूल्यों के चलते जो सामग्री की किस्म है उससे समझौता कर लिया जाए। चाहे मूल्य थोड़ा अधिक क्यों नहीं चुकाना पड़े, लेकिन सामग्री की अच्छी किस्म खरीदी जानी चाहिए। तो सामग्री का क्रय अनुकूलतम मूल्य पे किया जाना चाहिए और अच्छी किस्म का क्रय किया जाना चाहिए। अच्छी किस्म की सामग्री के कारण ही जो है उत्पादन भी अच्छी किस्म का संभव हो पाएगा। तो प्राप्त करने के संबंध में सामग्री का नियंत्रण। अब बात करते हैं संग्रहण के संबंध में। तो संग्रहण में
चोरी, क्षय, गबन आदि पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब सामग्री खरीद ली जाती है और सामग्री का स्टोरेज किया जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, तो चोरी, क्षय और गबन आदि से इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। निर्गमन के संबंध में, सामग्री के निर्गमन के संबंध में भी सामग्री पर जो है नियंत्रण किया जाना चाहिए। स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा, संग्रहण विभाग द्वारा सामग्री का निर्गमन कारखाने को किया जाता है, सामग्री कारखाने को इशू की जाती है। तो समय समय पर स्टोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है। अगर सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उत्पादन कार्य बाधित हो सकता है। जब कारखाने को सामग्री की आवश्यकता हो और जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसके पास अगर सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो जो है एक बार के लिए उत्पादन कार्य रुक सकता है, बाधित हो सकता है। उपयोग, असामान्य क्षय पर रोक। उपयोग के संबंध में, जब कारखाने में कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जब कच्ची सामग्री से उत्पादन कार्य किया जाता है, तो यह ध्यान रखना है कि जो कच्ची सामग्री है उस पर असामान्य क्षय नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सामग्री नियंत्रण से संबंधित इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से जो है सामग्री की प्राप्ति की जाती है, उसका स्टोरेज किया जाता है और उसका निर्गमन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से सामग्री की प्राप्ति की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, उसका निर्गमन किया जाता है, करते हैं। ये फैक्ट्री है, ये एक स्टोर्स डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा फैक्ट्री में माल का उत्पादन किया जाता है और स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है कच्चे माल और तैयार माल का संग्रहण किया जाता है। एक परचेज डिपार्टमेंट है, क्रय विभाग, जिसके द्वारा जो है माल का क्रय किया जाता है। अब परचेज विभाग क्या करता है, जो सप्लायर्स हैं, जो बाहर मार्केट में जो सप्लायर्स हैं उनसे ये कांटेक्ट करता है, उनसे सामग्री के संबंध में मूल्य मंगवाता है और उन मूल्यों की तुलना करके जो सबसे कम मूल्य पर अच्छी किस्म का जो माल उपलब्ध करवा रहा हो उसको ये परचेज डिपार्टमेंट माल खरीदने के संबंध में ऑर्डर दे देता है, जिसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो परचेज ऑर्डर, पीओ, ये परचेज ऑर्डर देता है और माल की जो है प्राप्त कर लिया जाता है। माल का क्रय किया जाता है। सप्लायर्स के द्वारा परचेज ऑर्डर रिसीव होने पर जो है माल की आपूर्ति स्टोर्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। तो जो कच्चा माल है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। सप्लायर्स जो है, सप्लायर्स माल को स्टोर्स डिपार्टमेंट में यानी कि कंपनी को पहुंचाने में जो समय लेते हैं उसको डिलीवरी पीरियड या ऑर्डर पीरियड कहते हैं। ऑर्डर को पहुंचाने में इतना टाइम लगा। तो सप्लायर्स के द्वारा जो ऑर्डर पीरियड है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है मिनिमम ऑर्डर पीरियड, यानी आपूर्तिकर्ता से सप्लायर से माल को आने में कितना टाइम लगता है। तो सप्लायर से कारखाने तक माल को भेजने में जो टाइम लगता है उसको ऑर्डर पीरियड कहते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर पीरियड हो सकता है, मान लीजिए कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, तो कम से कम समय में माल जो है कारखाने में कितने दिनों में पहुंच सकता है, उसको मिनिमम ऑर्डर पीरियड कहते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर पीरियड यहां पर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 3 दिन है। तो 3 दिनों में माल जो है कम से कम समय में पहुंचाया जा सकता है आपूर्तिकर्ताओं से कारखाने तक। एक होता है नॉर्मल या एवरेज ऑर्डर पीरियड।
सामान्यतः जो टाइम लगता है आपूर्तिकर्ता से कारखाने तक माल पहुंचाने में, उसको नॉर्मल ऑर्डर पीरियड कहते हैं। मान लीजिए ये 4 दिन है और एक मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड होता है, मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। मान लेते हैं कि अधिकतम 5 दिन है। मान लीजिए रास्ता खराब है, गाड़ी खराब हो गई या अन्य किसी कारण से जो है टाइम लग रहा है माल को पहुंचने में, तो इस प्रकार से परचेज डिपार्टमेंट द्वारा परचेज ऑर्डर इश्यू किया जाता है, सप्लायर्स को माल खरीदने के संबंध में आदेश दिया जाता है और सप्लायर्स द्वारा फिर जो है माल को कारखाने तक पहुंचा दिया जाता है। तो जो सप्लायर से कारखाने तक, स्टोर डिपार्टमेंट तक माल पहुंचने में जो समय लगता है उसको ऑर्डर पीरियड कहते हैं। और ये ऑर्डर पीरियड 3 प्रकार का हो सकता है। मिनिमम ऑर्डर पीरियड, कम से कम लगने वाला समय। नॉर्मल ऑर्डर पीरियड, सामान्यतः जो टाइम लगता है सप्लायर से कारखाने तक माल पहुंचने में। और तीसरा है मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड, अधिकतम जो समय लग सकता है सप्लायर से कारखाने तक, स्टोर डिपार्टमेंट तक माल पहुंचने में। स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब माल आ जाता है तो स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जो माल का निर्गमन इशू कर दिया जाता है फैक्ट्री को। तो कच्चे माल का फैक्ट्री को निर्गमन किया जाता है जिससे कि फैक्ट्री द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। फैक्ट्री द्वारा भी जो माल का उपभोग किया जाता है, कच्ची सामग्री का जो उपभोग किया जाता है, उसके संबंध में जो है कंजम्पशन रेट अलग अलग हो सकती है फैक्ट्री की भी। फैक्ट्री की मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन। तो अलग अलग कंजम्पशन रेट हो सकती है फैक्ट्री की भी। मिनिमम कंजम्पशन, मान लीजिए कि 60 जो भी कच्चा माल है उसकी 60 इकाइयां कम से कम उपयोग की जाती है। कोई ऐसा दिन है जब बहुत सारे मजदूर अनुपस्थित हैं, मशीन खराब हो गई, लाइट नहीं है, तो इन कारणों से जो कम से कम माल का उपयोग होगा, जो कच्ची सामग्री का उपभोग किया जाएगा, वो है 60 यूनिट। नॉर्मल कंजम्पशन, सामान्यतः नॉर्मल डेज में जो माल का कंजम्पशन होता है फैक्ट्री द्वारा, कच्चे माल का जो कंजम्पशन किया जाता है उसको नॉर्मल कंजम्पशन बोलते हैं। मान लीजिए नॉर्मल कंजम्पशन है 120 इकाइयों का। और मैक्सिमम कंजम्पशन, मान लीजिए बहुत सारे श्रमिकों ने ओवर टाइम किया, 24 घंटे तक काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अधिकतम कितना उपभोग किया जा सकता है कारखाने द्वारा कच्ची सामग्री का, वो मान लेते हैं कि 180 यूनिट। तो इस प्रकार से कारखाने द्वारा भी जो सामग्री का उपयोग किया जाता है उसके संबंध में 3 दरें कंजम्पशन रेट हो सकती है। एक मिनिमम कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। सामान्यतः कारखाने द्वारा नॉर्मल कंजम्पशन रेट पर काम किया जाता है। सामान्य दिनों में जो है नॉर्मल कंजम्पशन ही कारखाने द्वारा किया जाता है। और जो सप्लायर द्वारा जो माल भेजा जाता है उसमें भी नॉर्मल ऑर्डर पीरियड लगता है। सामान्य जो आदेश अवधि है, जो माल पहुंचाने का जो समय है, वही लगता है। तो इस प्रकार से स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल आ जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जो है सामग्री का निर्गमन किया जाता है। तो ये जो निर्गमन है ये पर डे है, ये जो कंजम्पशन है ये पर डे है, प्रतिदिन। तो जो इश्यू की जाती है, तो अगर मिनिमम कंजम्पशन है तो 60 यूनिट इश्यू की जाएगी एक दिन में। अगर नॉर्मल कंजम्पशन रेट पर कारखाना काम कर रहा है तो 120 इकाइयां स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू की जाएगी। और अगर मैक्सिमम कंजम्पशन पर काम कर रहा है कारखाना तो स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा 180 इकाइयां एक दिन में जो है इश्यू की जाएंगी कारखाने को। स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जो कच्ची सामग्री है उसका स्टोरेज किया जाता है। ये कच्ची सामग्री का भंडारण करता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो स्टोर्स मैनेजर है या जो वहाँ के क्लर्क हैं, वो सामग्री पर जो है नज़र रखते हैं, सामग्री की जांच करते हैं कि सामग्री, कौन सी सामग्री अब खत्म होने वाली है, सभी सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि अगर सामग्री यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो फिर जो है उत्पादन कार्य बाधित हो सकता है। तो जब स्टोर्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कोई सामग्री की कमी होने वाली है, सामग्री अब अपर्याप्त मात्रा में है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को इस संबंध में सूचना दी जाती है और परचेज डिपार्टमेंट को वो सामग्री खरीदने के लिए
जो है परचेज रिक्विजिशन भेजी जाती है, परचेज के संबंध में, क्रय के संबंध में रिक्वेस्ट की जाती है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को, क्रय विभाग को सूचना दी जाती है और खरीदने के संबंध में जो आवेदन दिया जाता है उसको परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन दिया जाता है। तो परचेज रिक्विजिशन स्टोर्स का जो क्लर्क है उसके द्वारा बनाया जाता है और स्टोर्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उसके द्वारा वो अप्रूव किया जाता है, साइन करके फिर परचेज डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट द्वारा परचेज रिक्विजिशन प्राप्त होने पर एक परचेज ऑर्डर तैयार किया जाता है। तो जो परचेज डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर जो ऑफिसर, जो परचेज जो क्लर्क बैठते हैं उनके द्वारा एक परचेज रिक्विजिशन के आधार पर परचेज ऑर्डर तैयार किया जाता है, क्रय के संबंध में आदेश दिया जाता है और इस परचेज ऑर्डर पर परचेज डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उसके साइन होते हैं, उससे अप्रूव होता है और ये परचेज ऑर्डर सप्लायर्स को भेज दिया जाता है। तो परचेज ऑर्डर प्राप्त होने पर सप्लायर्स द्वारा स्टोर डिपार्टमेंट को माल पहुंचा दिया जाता है। जब फैक्ट्री को माल की आवश्यकता पड़ती है तो फैक्ट्री द्वारा स्टोर्स डिपार्टमेंट को माल के संबंध में मटेरियल रिक्विजिशन, माल इश्यू करने के लिए एक मटेरियल रिक्विजिशन, एक डॉक्यूमेंट बनाकर स्टोर डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जो फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर काम कर रहा है उस सुपरवाइजर द्वारा मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल के संबंध में रिक्वेस्ट की जाती है, तो मटेरियल रिक्विजिशन तैयार किया जाता है और जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उससे वो अप्रूव करवाया जाता है। फैक्ट्री के मैनेजर के उस पर साइन होते हैं और फिर वो मटेरियल रिक्विजिशन स्टोर डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा मटेरियल रिक्विजिशन के आधार पर जो है सामग्री का निर्गमन किया जाता है। तो इस प्रकार से सामग्री की प्राप्ति, सामग्री के संग्रहण और सामग्री के निर्गमन और उपयोग की जो है एक प्रक्रिया की जाती है विभागों के द्वारा कंपनी में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो माल का भंडारण किया जाता है, माल यहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कब स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जो है परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेजिशन दी जाए, माल खरीदने के संबंध में रिक्वेस्ट की जाए। इसके लिए कुछ स्तरों का निर्धारण किया गया है जो सामग्री नियंत्रण में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ स्तर हैं। जिस स्तर पर सामग्री के, मटेरियल के जिस स्तर पर, जिस लेवल पर स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज विभाग को सामग्री खरीदने के संबंध में रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं। पुनः आदेश स्तर, तो सामग्री का वह स्तर जिस पर पुनः आदेश दिया जाता है, रीऑर्डर किया जाता है माल खरीदने के संबंध में, वो रीऑर्डर कहलाता है। तो जब सामग्री रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाती है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेजिशन भेजी जाती है और सामग्री खरीदने के संबंध में रिक्वेस्ट की जाती है और परचेज डिपार्टमेंट द्वारा भी सामग्री खरीद ली जाती है। तो रीऑर्डर लेवल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ROL, रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमको कहां से मिलेगी? फैक्ट्री द्वारा जो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है वो फैक्ट्री द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फैक्ट्री से जो कारखाना प्रबंधक है उनके द्वारा मैक्सिमम कंजम्पशन रेट प्राप्त हो जाती है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अनुभवों के आधार पर सप्लायर्स के द्वारा ये बताया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की माल को आने में अधिकतम कितना समय लग सकता है ये भी ज्ञात किया जा सकता है। तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर यहां पर इस उदाहरण में हम देखें तो रीऑर्डर लेवल कहां होना चाहिए? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है कारखाने की 180 यूनिट एक दिन की, और सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट में माल पहुंचने में टाइम लगता है 5 दिन। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 5 दिन का। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें
180 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है। तो जब सामग्री का स्तर, जब मटेरियल स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास 900 यूनिट्स बचे, उसी समय स्टोरेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन दे देनी चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट को यह कह देना चाहिए कि अब और सामग्री खरीद लीजिए, रीऑर्डर कर दीजिए सामग्री के संबंध में। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ कि जब स्टोर्स के पास 900 इकाइयां बचेंगी, स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब 900 इकाइयां हैं, उस दिन स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को जो माल खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर देगा, परचेज रिक्वेशन भेज देगा। और उस दिन के बाद से अगर कारखाने द्वारा अधिकतम दर से माल का उपयोग किया जाए, मान लीजिए कारखाने द्वारा प्रतिदिन 180 इकाइयों का उपयोग शुरू कर दिया जाए उस दिन के बाद से, और माल को आने में भी अधिकतम समय लगे, मान लीजिए 5 दिन का समय लगे, तो प्रतिदिन 180 इकाइयों के हिसाब से कारखाने में 5 दिनों तक, जब तक माल नहीं आ जाता, 900 इकाइयों का उपयोग कर लिया जाएगा। और जिस दिन 900 इकाइयों का उपयोग पूरा हो जाएगा और माल का स्तर 0 पहुंच जाएगा, 0 इकाइयां बचेगी, उस दिन जो है सप्लायर द्वारा माल यहां पर भिजवा दिया जाएगा, माल पहुंच जाएगा। रीऑर्डर लेवल ऐसा स्तर है कि रीऑर्डर लेवल पर आने के बाद से अगर इकाइयों का अधिकतम उपयोग किया जाए कारखाने के द्वारा और माल को आने में भी अगर अधिकतम समय लगे, तो भी जो है माल का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। माल का पूरा उपयोग होने से पहले, माल का जो स्तर है वो 0 होने से पहले जो है आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माल की सप्लाई कर दी जाएगी। दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास कम से कम कितना माल हो सकता है, यह मिनिमम स्टॉक लेवल है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल कंजम्पशन रेट और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड घटा दिया जाएगा। यह है ROL। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो ROL से नीचे होता है। इस क्वेश्चन में अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ROL है 900 यूनिट्स, नॉर्मल कंजम्पशन रेट है 120 यूनिट्स और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 4 दिन। इसको अगर हल कर लिया जाए तो 900 में से 480 माइनस कर देंगे, 900 में से 480 माइनस करेंगे तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो 420 यूनिट्स है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है, और रीऑर्डर लेवल में से जब माल नॉर्मल कंजम्पशन रेट से नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के लिए जब माल चला जाता है, माल कम हो जाता है, तो वो मिनिमम स्टॉक लेवल कहलाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास अधिक से अधिक कितना माल हो सकता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल में से रीऑर्डर लेवल के बाद अगर माल का कम से कम उपयोग हो, मिनिमम कंजम्पशन रेट से माल का उपयोग हो और माल को आने में भी कम से कम समय लगे, यानी जल्दी से जल्दी माल पहुंच जाए, तो रीऑर्डर लेवल के बाद जब कम से कम उपयोग होगा और कम से कम दिनों में माल आ जाएगा, तो माल का स्तर रीऑर्डर लेवल से कम हो जाएगा। जो मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन रीऑर्डर लेवल से थोड़ा कम होगा। और फिर जो ऑर्डर की क्वांटिटी है, जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ROQ,
जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी, जो पुनः आदेश दिया है और उसमें जिस मात्रा का ऑर्डर किया है, जितना माल मंगवाया है, वो रीऑर्डर क्वांटिटी आके जब इसमें गिर जाएगी या स्टॉक डिपार्टमेंट में जब आ जाएगी तो ये इस स्तर पर प्लस हो जाएगी और ये रीऑर्डर लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल से थोड़ा ऊपर होता है और मिनिमम स्टॉक लेवल जो है रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है। तो रीऑर्डर लेवल में से जब मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन रेट से जब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के लिए जब माल की कमी हो जाएगी तो थोड़ा रीऑर्डर लेवल से कम हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल से फिर भी ऊपर रहेगा और उसमें जब रीऑर्डर करी हुई क्वांटिटी आके गिर जाएगी तो वो क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, तो ये लेवल रीऑर्डर लेवल से ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल से ऊपर होता है। तो यहां इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल है 900, रीऑर्डर क्वांटिटी हम मानते हैं, जो ये रीऑर्डर किया गया है परचेज ऑर्डर में, यहां मानते हैं कि 720 यूनिट्स का रीऑर्डर किया है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी है 720 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट है 60 इकाइयां और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 3 दिन। तो 3 दिनों के लिए 60 इकाइयों के हिसाब से जो 180 इकाइयों का कंजम्पशन हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल में से 900 में से 180 इकाइयों का कंजम्पशन हो जाएगा। तो जब तक नया माल नहीं आ जाता तब तक 720 इकाइयां बचेंगी और 720 इकाइयों का रीऑर्डर कर दिया तो 720 इकाइयां वापस स्टोर डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी रीऑर्डर क्वांटिटी के रूप में। तो 720 प्लस 720 1440। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1440 इकाइयों का। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा 1440 इकाइयों का, रीऑर्डर लेवल है 900 इकाइयों का और मिनिमम स्टॉक लेवल है 420 इकाइयों का। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने 3 प्रकार के जो लेवल्स हैं, जो सामग्री के संबंध में जो स्तर हैं, उनकी हमने बात की। इसमें एक और रह जाता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल इन दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दिया जाता है। एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का टोटल करके 2 का भाग लगा दिया जाता है तो एवरेज स्टॉक लेवल प्राप्त हो जाता है, एवरेज स्टॉक लेवल। तो इन दोनों का औसत है, इन दोनों का एवरेज है, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।